जब मैं टाइटल्ड डॉलुओ बना तभी कुछ लोग मुझसे बदला लेने के लिए मुझे मारना चाहते थे। सबसे हंसी की बात यह थी कि वह केवल एक सोल एल्डर था। यहाँ तक कि उसकी प्रेमिका भी उसे समझा रही थी कि मौत के मुंह में मत जाओ, लेकिन उसे पूरा विश्वास था कि तान संप्रदाय के गुप्त हथियारों के सहारे वह मुझे मार सकता है। इस पर मैं बस हंस पड़ा। कितना हास्यास्पद है। मेरे सामने आने की भी कोशिश मत करना। स्टार डॉ जंगल के भीतर इस समय शाओ वू तान सान को समझा रही थी। शाओ सान, मुझे लगता है कि तुम्हें अभी शांति से साधना करनी चाहिए और फिलहाल बदला लेने का विचार छोड़ देना चाहिए। आखिर, यह कहते कहते शाओ वू झिझक गई, लेकिन तान सान ने तुरंत पूछा, आखिर क्या? शाओ वू ने कहा, मेरी बात शायद तुम्हें अच्छी न लगे। तान सान मुस्कुराया, कोई बात नहीं, तुम जो भी कहोगी मैं सुनूंगा। तान सान की अनुमति मिलने के बाद शाओ वू ने बिना झिझक कहा, तुम्हारे और चिन शाओ की ताकत में बहुत बड़ा अंतर है। असल में उसने बहुत नरमी से कहा था। दोनों के बीच का अंतर किसी छोटी धारा और अथाह समुद्र जैसा था। तान सान अगर अभी बदला लेने जाता तो यह सीधे मौत को गले लगाने जैसा होता, लेकिन शाओ वू ने उसके आत्मसम्मान का ध्यान रखते हुए ज्यादा कठोर शब्द नहीं कहे। तभी तान सान पूरे आत्मविश्वास से बोला, शाओ वू, बस देखती रहना। मैं कभी बड़ी बड़ी बातें नहीं करता। मुझे पता है कि केवल अपनी साधना के बल पर बदला लेने में कई दशक लग जाएंगे, लेकिन मेरे पास तान संप्रदाय के गुप्त हथियार हैं। अगर मैं शीर्ष 3 यांत्रिक गुप्त हथियारों में से किसी एक को बना सका तो टाइटल्ड डॉलुओ को भी मार सकता हूँ। उसके मन में अपने संप्रदाय के गुप्त हथियारों के प्रति अटूट विश्वास था। फिर उसे थोड़ा अफसोस हुआ। काश इस समय मेरे पास बुद्ध क्रोध कमल होता तो मैं निश्चित रूप से चिन शाओ को मार देता। उसे लगा कि तांग हाओ से लड़ने के बाद मैं भी गंभीर रूप से घायल हुआ होऊंगा, लेकिन उसे क्या पता था कि वास्तविक लड़ाई में तांग हाओ पूरी तरह एक तरफा कुचला गया था, जबकि मेरी केवल थोड़ी सी शक्ति खर्च हुई थी और मैं लगभग बिना किसी चोट के था। उधर शाम के समय मैं और झाओ वूजी बाकी लोगों के साथ स्टार डॉ जंगल के बाहर पहुंचे। हम अनुमान से कुछ देर से पहुंचे थे। इसका कारण भी था। मुबाई और माहोंगजुन की चोटें ज्यादा गंभीर नहीं थीं, लेकिन ऑस्कर एक सहायक प्रकार का आत्मा गुरु था। उसका शरीर बाकी लोगों जितना मजबूत नहीं था, इसलिए उसकी चोटों ने उसकी गति पर काफी असर डाला था। यह देखकर झाओ वूजी ने सावधानी से पूछा, चिन शाओ, क्या हम कल सुबह जंगल में प्रवेश करें? मैंने तुरंत मना कर दिया। जरूरत नहीं। मेरे लिए दिन और रात में कोई खास फर्क नहीं है और मैं अपना अगला लक्ष्य जल्द से जल्द पूरा करना चाहता हूँ। आत्मा रिंग प्राप्त करने के बाद मेरी शक्ति फिर बढ़ेगी। मेरे स्तर तक पहुँचने के बाद ताकत बढ़ाना आसान नहीं होता, इसलिए मैं किसी भी अवसर को नहीं छोड़ूंगा। झाओ वूजी ने सिर हिलाया और सबकी ओर मुड़कर कहा, ध्यान से सुनो। स्टार डॉ जंगल के आत्मा पशु बेहद खतरनाक हैं। यहाँ तक कि बाहरी इलाके में भी 10,000 वर्ष पुराने आत्मा पशु मिल सकते हैं। जंगल में प्रवेश करने के बाद कोई भी मुझसे 20 मीटर से ज्यादा दूर नहीं जाएगा। निंग रोंगरोंग और ऑस्कर, तुम दोनों हर समय मेरे साथ रहोगे, समझ गए? जी, सभी ने एक साथ उत्तर दिया। लगभग 2 घंटे तक जंगल में चलते रहने के बाद भी उन्हें कई आत्मा पशु मिले, लेकिन ऑस्कर के लिए उपयुक्त एक भी नहीं मिला। झाओ वूजी ने आसमान की ओर देखा और कहा, सब लोग थोड़ा आराम कर लो, चांद निकलने के बाद फिर तलाश करेंगे। लेकिन मैंने उसकी बात रोक दी। अभी आराम करने का समय नहीं है। कोई आत्मा पशु हमारी ओर आ रहा है। यह सुनते ही झाओ वूजी सतर्क हो गया। उसने पेड़ पर निगरानी कर रही झू झूछिन से पूछा, कुछ दिखाई दे रहा है? अभी तक नहीं, लेकिन अगले ही पल वह बोली, दक्षिण पश्चिम दिशा से एक अजीब सांप तेजी से हमारी ओर बढ़ रहा है। वह उड़ सकता है, लेकिन ज्यादा ऊंचा नहीं, केवल 2-3 मीटर ऊपर उड़ रहा है। सभी सावधान। झाओ वूजी ने तुरंत आदेश दिया। सभी लोग युद्ध की तैयारी में आ गए। केवल मैं ही शांत खड़ा था। असल में मुझे आश्चर्य हो रहा था कि फीनिक्स पूंछ वाला सांप अब तक ऑस्कर के लिए बचा हुआ था। ड्रैगन ड्यूक और स्नेक लेडी सचमुच बहुत निकम्मे निकले। तभी एक काली परछाई जंगल से निकलकर सामने आ गई। वह एक अजीब सांप था। उसके सिर पर लाल मांसल मुकुट था और उसकी पूंछ पंखे जैसी थी। फीनिक्स पूंछ वाला सांप। झाओ वूजी की आंखें चमक उठीं। इसकी लंबाई लगभग 6-7 मीटर है और इसकी उम्र करीब 1500 साल होगी। ऑस्कर, यह तुम्हारे लिए बिल्कुल उपयुक्त है, उसने बेबसी से कहा।
असल में इसका शिकार तुम्हें खुद करना चाहिए था, लेकिन तुम्हारी मौजूदा हालत को देखते हुए ऐसा नहीं हो सकता। ऑस्कर हंसकर बोला, तो इस बार चोट खाना मेरे लिए फायदे का सौदा हो गया। झाओ वूजी ने उसे घूरते हुए कहा, वापसी में तुम्हें इसका पूरा मजा चखाऊंगा। ऑस्कर ने घबराकर लार निगल ली। झाओ वूजी तेजी से फीनिक्स पूंछ वाले सांप की ओर दौड़ा। उसने पल भर में उसकी पूंछ पकड़ ली। सांप गुस्से में पलटकर काटने ही वाला था कि झाओ वूजी ने उसे हवा में घुमाकर बार बार जमीन पर पटकना शुरू कर दिया। लगातार कई बार पटकने के बाद सांप अधमरा हो गया। उसने उसे ऑस्कर के सामने फेंकते हुए कहा, जल्दी खत्म करो। सबके चेहरे अजीब हो गए। झाओ वूजी झेंप गया। अरे मेरा मतलब है जल्दी इसे मारकर आत्मा रिंग हासिल करो। उसी समय एक बूढ़ी आवाज गूंजी, रुको, इस सांप को छूने की हिम्मत कौन करता है। आवाज के साथ ही शक्तिशाली आत्मा शक्ति का दबाव फैल गया। सब चौंक गए। झाड़ियों से एक बूढ़ी औरत और एक युवती बाहर आईं। युवती ने युद्ध वस्त्र पहन रखे थे और उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उन्हें देखते ही मैंने पहचान लिया। वे स्नेक लेडी और मेंग यीरान थीं। मैंने जमीन पर पड़े फीनिक्स पूंछ वाले सांप को देखा और मन ही मन सिर हिला दिया। इतना अच्छा मौका मिलने के बाद भी वे उसे पकड़ नहीं सकी। झाओ वूजी ने पूछा, आप दोनों को क्या चाहिए? बूढ़ी औरत ने कहा, मैं चाओ तियानशियांग हूँ। इतना कहते ही उसके पैरों के नीचे 6 आत्मा रिंग दिखाई दी। झाओ वूजी ने सम्मान से कहा, आपसे मिलकर सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। उसे उम्मीद नहीं थी कि सामने प्रसिद्ध स्नेक लेडी होगी। स्नेक लेडी ने पूछा, और आपका परिचय? झाओ वूजी मुस्कुराया, मैं झाओ वूजी हूँ। अगले ही पल उसके पैरों के नीचे 7 आत्मा रिंग प्रकट हो गईं। यह देखकर स्नेक लेडी चौंक गई। तो आप अमर गतिमान राजा झाओ वूजी हैं। मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाई। उसने हल्का सा झुककर अभिवादन किया। मेंग यीरान भी हैरान रह गई। झाओ वूजी चुप रहा। स्नेक लेडी ने कहा, हम इस फीनिक्स पूंछ वाले सांप के लिए आए हैं। क्या आप इसे हमें दे सकते हैं? हम काफी देर से इसका पीछा कर रहे थे, लेकिन यह बार बार हमारे हाथ से निकल गया। ऑस्कर तुरंत घबरा गया। वह नहीं चाहता था कि उसके हाथ लगी आत्मा रिंग किसी और को मिल जाए। झाओ वूजी ने कहा, मेरे छात्र को भी इसी आत्मा पशु की जरूरत है। स्नेक लेडी कुछ देर चुप रही। फिर उसने अपनी लाठी जमीन पर मारी। धूल उड़ गई। झाओ वूजी को लगा कि अब लड़ाई होगी, लेकिन अगले ही पल स्नेक लेडी बोली, यीरान चलो। इतना कहकर वह मुड़ गई। झाओ वूजी भी हैरान रह गया। मेंग यीरान ने पूछा, दादी हम ऐसे ही जा रहे हैं? स्नेक लेडी ने कहा, पहले तुम्हारे दादाजी को ढूंढते हैं। मेंग यीरान उसके पीछे चली गई। ऑस्कर ने पूछा, शिक्षक यह क्या हुआ? झाओ वूजी ने मेरी ओर देखा, फिर कहा, कुछ मत सोचो, जल्दी से आत्मा रिंग को आत्मसात करो। देर हुई तो परेशानी हो सकती है। दूसरी ओर काफी दूर जाने के बाद मेंग यीरान ने पूछा, दादी हम पीछे क्यों हट गए? आप तो दादाजी को संदेश भेज सकती थीं। स्नेक लेडी ने आह भरते हुए कहा, मुझे डर था कि तुम्हारे दादाजी समय पर नहीं पहुंच पाएंगे। अभी मुझे एक बेहद शक्तिशाली आभा ने घेर रखा था। अगर मैंने कुछ भी अनुचित किया होता तो शायद अगले ही पल मुझ पर हमला हो जाता। उस शक्ति का सामना मैं नहीं कर सकती थी, इसलिए पीछे हटना ही सबसे अच्छा था। मेंग यीरान अविश्वास से बोली, क्या सचमुच ऐसा कोई व्यक्ति भी है जिससे आप लोग डरते हैं? स्नेक लेडी ने कहा, डोलुओ महाद्वीप बहुत विशाल है। यहाँ ताकतवर लोगों की कोई कमी नहीं है। तभी दोनों के चेहरे एक साथ बदल गए। तुम्हारे दादाजी का संदेश आया है। लगता है उन्हें कोई और बेहतर लक्ष्य मिल गया है। चलो जल्दी चलते हैं। इतना कहकर दोनों जंगल में गायब हो गईं। उधर जंगल के दूसरे हिस्से में शाओ वू ने पूछा, शाओ सान, तीसरे आत्मा रिंग के लिए तुम किस तरह के आत्मा पशु का शिकार करना चाहते हो? तांग सान ने कहा, ब्लू सिल्वर घास बहुत कमजोर है, इसलिए मैं किसी जहरीले आत्मा पशु का शिकार करना चाहता हूँ ताकि मेरी ब्लू सिल्वर घास में भी जहर का गुण आ जाए। शाओ वू की आंखें चमक उठीं। तो चलो अभी खोजते हैं। तांग सान मुस्कुराकर सिर हिलाने ही वाला था कि शाओ वू अचानक बोली, शाओ सान कोई आ रहा है, पहले छिप जाते हैं।
दोनों तुरंत एक विशाल पेड़ की जड़ों के बीच छिप गए। कुछ देर बाद कुछ छात्र वहां से गुजरते हुए बातें करने लगे। यह श्रेक अकादमी आखिर है क्या? वहां तो आत्मा संत स्तर का शिक्षक भी है। हमारे कांगहुई अकादमी के प्रधानाचार्य भी बस आत्मा संत हैं। तुम्हें क्या लगता है जिसे वे लोग महाराज कह रहे थे, क्या वह सचमुच टाइटल डॉलवो है? दूसरा छात्र हंस पड़ा। क्या बेकार की बातें कर रहे हो? वह तो मुश्किल से 17-18 साल का दिखता है। क्या तुमने कभी इतनी कम उम्र का टाइटल डॉलवो देखा है?